हेलो एवरीवन। अ वेरी 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 वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, शुरुआत करेंगे टॉपिक की, जिसमें टॉपिक है हमारा वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो देखो, टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, विटामिन। और होप आज ये क्लास होगी विटामिन की लास्ट क्लास। और विटामिन्स में हम लोग कंप्लीट ए को डिस्कस कर चुके हैं, बी को डिस्कस कर चुके हैं, बी के साथ साथ पूरा का पूरा बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप को हम डिस्कस कर चुके हैं, और विटामिन सी को हम डिस्कस कर चुके हैं। इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। अब तीन विटामिन सिर्फ हमारे बचते हैं, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आज इन तीनों विटामिन्स को निपटा देते हैं। आज इन तीनों का निपटारा कर देते हैं, तीनों विटामिन का आज खात्मा कर देते हैं। ठीक है, चलो। तो हेडिंग लगाइए जल्दी से, विटामिन डी। और बता दीजिए, विटामिन डी है ना, विटामिन यू की कमी है, तो ये बता दो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है। तो हेडिंग लगाना है आपको विटामिन डी। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दैट व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का वैज्ञानिक नामकरण क्या है? तो सरकार, अगर विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी को हम किस नाम से जानते हैं? विटामिन डी को हम जानते हैं कैल्सीफेरॉल के नाम से। दिस इज नॉन एज द कैल्सीफेरॉल। इसको हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। दिस इज नॉन एज कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल का नाम हम इसको देते हैं। ठीक है, विटामिन डी। अब जो विटामिन डी है, इसका कॉमन नेम क्या है? आपको पता है विटामिन डी जो है हमें धूप की किरणों में प्राप्त होता है। धूप की किरणों में हमारे शरीर के अंतर्गत विटामिन डी का निर्माण होता है। तो विटामिन डी का जो सामान्य नामकरण होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो सरकार, इस विटामिन को हम जानते हैं सनशाइन विटामिन के नाम से। सनशाइन विटामिन यानी कि धूप की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन। कहाँ से प्राप्त होता है? धूप की किरणों। धूप की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन। से प्राप्त होने वाला विटामिन अगर हम बात करें, सो दिस इज व्हाट, कैल्सीफेरॉल। ये कौन सा विटामिन है आपका? तो ये है आपका विटामिन डी। ठीक है सरकार, चलो। सो दिस इज द विटामिन डी, जिसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल, या फिर इसका जो कॉमन नेम है, इसका जो सामान्य नामकरण है वो क्या है? तो इसका सामान्यकरण नामकरण होता है सनशाइन विटामिन के नाम से हम इसको जानते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, चलो, क्या बताओगे? अगर मैं विटामिन डी की बात करूं तो विटामिन डी का सबसे पहले अगर हम विटामिन डी के सोर्सेस की बात करें, इसके सोर्सेस क्या है, इसके स्रोत क्या है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखो, ये कहाँ से मिलता है हमें, जैसे हमने एनिमल फूड्स खाए, हमें ये प्राप्त होता है तब हम एनिमल फूड का सेवन करते हैं। एनिमल फूड के अंदर ये हमें प्राप्त होता है, यानी कि जंतु से प्राप्त होने वाला भोजन। अब जंतु से प्राप्त होने वाला भोजन से मतलब क्या है? कि ऐसा भोजन जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। अब आप मुझे बता सकते हैं जंतुओं से कौन सा भोजन प्राप्त होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम बात करें मिल्क की, आप दूध पी रहे हैं, या फिर दूध से बने जितने भी उत्पाद हैं, ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स, तो आपको सभी सभी दुग्ध उत्पादों में विटामिन डी देखने को मिलेगा। जैसे आप दही खा रहे हैं, आप पनीर खा रहे हैं, ठीक है, या फिर दूध से बनी हुई मिठाई आप खा रहे हैं, बर्फी आप खा रहे हैं, तो इन सब के अंदर आपको क्या मिलेगा? सबके अंदर आपको विटामिन डी मिलेगा। इसके अलावा आपको एक चीज याद है, विटामिन डी कहाँ पर मिलेगा? आपको मीट के अंदर मिलेगा। आप मीट खा रहे हैं, आप मांस खा रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आप सी फूड खा रहे हैं। मीट के अलावा आप सी फूड खा रहे हैं। सी फूड का मतलब क्या है? समुद्र से प्राप्त होने वाला भोजन, यानी कि जैसे केकड़ा वगैरह हो गए, तो क्रैब्स वगैरह जो होते हैं, ये सब किस में आ जाते हैं? सी फूड में आ जाते हैं। स्नेक हो गया, क्रैब्स हो गए, ये जितने तरह तरह के भोजन होते हैं, ये सब आपके सी फूड में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एग ले रहे हैं, एग, आप अंडा खा रहे हैं, अंडे के अलावा इवन अगर मैं बात करती हूँ, आप अगर फिश ले रहे हैं,
और फिश में स्पेशली अगर मैं बात करूं, फिश लिवर ऑयल। अगर आप फिश लिवर ऑयल ले रहे हैं, यानी कि मछली से प्राप्त होने वाला तेल, या फिर स्पेसिफिकली कोड लिवर ऑयल। कोड क्या है, कई बार मैं बता चुकी हूँ, बार बार बता चुकी हूँ, और फिर से एक बार बताऊंगी, और फिर से 10 बार बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। कोड इज द स्पीसीज ऑफ फिश, जो कोड होती है मछलियों की एक प्रजाति होती है। तो कोड मछली की प्रजाति सबसे बढ़िया मानी जाती है, जिसके अंदर सारे के सारे विटामिन का भरपूर मात्रा में सेवन होता है, मतलब भरपूर मात्रा का स्टोरेज होता है, सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी को छोड़ करके। क्योंकि आपको याद है विटामिन सी हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर उसकी फॉर्मेशन होती है, उसकी फॉर्मेशन एनिमल्स में नहीं होती। एनिमल से प्राप्त होने वाले भोजन में आपको कभी भी विटामिन सी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो, जो विटामिन डी है, तो इसके सोर्सेज आपको पता चल चुके हैं। अब अगर मैं विटामिन डी की बात करूं, ये किस तरीके का विटामिन है, तो सबसे पहले अगर विटामिन डी की बात की जाए, तो इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। कैसा विटामिन है? फैट सॉल्युबल विटामिन। सबसे पहला पॉइंट, फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि अगर हम बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करते हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ये है आपका विटामिन डी, जो वसा के अंदर घुल जाता है। इसका मतलब होगा क्या? इसका सीधा सा मतलब है, इट इज स्टोर्ड, इट इज स्टोर्ड इनसाइड लिवर, यानी कि यकृत, मसल्स, मांसपेशियां, या फिर तीसरा अगर हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, यानी कि वसा ऊतक, adipose tissue of all the animals, of all the animals। अब ग्रामेटिकली मत देखना इस सेंटेंस को, है ना, कि मैम ऑल का ये बड़ा है, एनिमल का ये बड़ा है, ये मत बताना मुझे। ठीक है, तो देखो, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर हम जंतुओं की बात करें, ये एक ऐसा विटामिन है जहां पर जंतुओं के शरीर में फैट का संग्रह होता है, यानी कि फैट का स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ फैट, जहां कहीं पर भी फैट स्टोर होता है। ठीक है, जहां कहीं पर भी वसा का संग्रह होता है, और वसा का संग्रह कहाँ कहाँ पर होता है? इन्हीं 3 अंगों के अंदर होता है, लिवर में होता है, हमारी मसल्स में होता है, और स्पेसिफिकली मसल्स के अंदर पाई जाने वाली एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू, और मोस्ट एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज इनसाइड द एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू के अलावा अगर हम बात करते हैं, दैट विल बी इनसाइड द bones of animals, that will be inside the bones of animals, यानी कि जंतुओं की हड्डियों के अंतर्गत। तो ये 4 अंग ऐसे हैं, किसी भी जानवर की अगर हम बात करें, सिर्फ मनुष्य की नहीं, किसी भी जानवर की हड्डियां, वसा ऊतक, वसा ऊतक के अलावा अगर हम बात करते हैं मांसपेशियां, और मांसपेशियों के अलावा लिवर, यानी कि यकृत। तो इन 4 अंगों में आपको विटामिन डी देखने को मिलता है भरपूर मात्रा में। क्यों? क्योंकि इन्हीं 4 अंगों में वसा का संग्रह होता है। ठीक है, अगर वसा का संग्रह लिवर में, मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में, बोन्स में होता है, और इन्हीं चारों के चारों ऑर्गन में हमारे विटामिन डी का भी स्टोरेज हो रहा है, बिकॉज इट इज द फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो अब अगर विटामिन डी की कमी होती है, तो ये हमारे इन सभी अंगों को प्रभावित करेगा। ये हमारे लिवर को भी प्रभावित करेगा, ये हमारे मसल्स को भी प्रभावित करेगा, एडिपोज टिश्यू को भी प्रभावित करेगा, और स्पेसिफिकली किसको? बोन्स को ये प्रभावित करता है। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, ठीक है, अगर हम बात करें विटामिन डी की,
तो अगर हमारे शरीर के अंतर्गत विटामिन डी की कमी होती है, तो भाई इसकी कमी से ये सबसे पहले ये हमारे शरीर के किस पार्ट को इफेक्ट करता है, ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। इट इफेक्ट्स अवर बोन्स, ये हमारी बोन्स, या फिर अगर मैं बात करूं, ये हमारी हड्डियों को प्रभावित करता है। ये हमारी बोन्स को प्रभावित करता है। ये किसको इफेक्ट करता है? ये हमारी हड्डियों को प्रभावित करता है। तो अगर ये हड्डियों को प्रभावित करता है, तो सबसे पहले तो हमारी हड्डियों में यहां से आपको एक रोग देखने को मिलता है, जिसको हम जानते हैं रिकेट्स के नाम से, जिसको हम रिकेट्स या फिर जिसको हम सूखा रोग कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? मैं किसी भी स्टूडेंट के कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि बाद में पढ़ूंगी। अभी मेरा फोकस है पढ़ाने पर। ठीक है, अगर विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डियों को प्रभावित करता है। तो सबसे पहला होने वाला रोग है रिकेट्स, जिसको हम सूखा रोग कहते हैं, जिसमें जो हमारी हड्डियां हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों का कमजोर होना। तो ऐसे स्थिति में हमारी वीकेंड बोन्स आप कह सकते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों का कमजोर होना। दिस इज द कंडीशन ऑफ रिकेट्स। ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन है आपकी सूखे रोग की। ये कंडीशन है आपका रिकेट्स का। समझे बेटा? अब देखो, अगर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, तो विटामिन डी को एक और नाम दिया जाता है। साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल, कॉमन नेम है सनशाइन विटामिन। इसको हम एक और नाम से जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंटी रिकेट्स विटामिन। एंटी रिकेट्स विटामिन के नाम से हम इसको जानते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सूखा रोग रोधक विटामिन। इसको क्या कहा जाता है? सूखा रोग रोधक विटामिन के नाम से हम इसको जानते हैं। सूखा रोग रोधक विटामिन एक ऐसा विटामिन जो कि हमारे शरीर में होने वाले सूखे रोग को से हमें बचाता है, या फिर ये रिकेट से हमें प्रिवेंट करता है। अगर ये रिकेट्स से प्रिवेंट करता है, अगर ये हमें सूखे रोग से बचाता है, तो सिंपली अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नहीं क्लास होगी आपकी। अरे वाह, पीसीआई राजेश, कितना प्यारा सा कमेंट है। मैम आप भी विटामिन से कम नहीं हो, नहीं तो हम आप सरकार गिरा दोगे। अरे क्या बात करती सरकार। चलिए, ठीक है। एग को सुपर फूड इसलिए कहा जाता है गूगल कुमार, क्योंकि एग के अंदर सारे के सारे विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। साउंड थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, मुझे थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा अर्पिता। ठीक है, ठीक है भाई, डन। चलिए अब देखो यहाँ पर हम कहाँ पे थे कि भाई विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? दिस इज नॉन एज एंटी रिकेट्स विटामिन। इसको हम जानते हैं एंटी रिकेट्स विटामिन के नाम से। दूसरी डिजीज, सेकेंड डिजीज की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट डिजीज रिकेट्स, दूसरा रोग यहाँ पर कौन सा है? तो एक होता है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियों में छेद होना, हड्डियों में छिद्र, हड्डियों में छिद्र, हड्डियों में छेद होना, हड्डियों में छिद्र या फिर हड्डियों में छेद होना, जिसको हम जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से। ठीक है, तो हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारी बोन्स के अंदर क्या हो जाता है? हमारी बोन्स के अंदर छोटे छोटे छेद होने शुरू हो जाते हैं, हड्डियों में पोर्स होने शुरू हो जाते हैं। अब तीसरी डिजीज यहीं से होती है, ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया, जिसका मतलब है हड्डियों का गल जाना। ओस्टियोमलेशिया में क्या होता है? हड्डियां हमारी गल जाती हैं, हड्डियों का गलना, हड्डियों
का गलना। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा हमारी, ठीक है? तो हड्डियों का गलना ऑस्टियोमलेशिया में बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है? ये तो एक रीजन है विटामिन डी, ऑस्टियोपोरोसिस का एक रीजन है विटामिन डी, ठीक है? तो उस चीज को ध्यान में रखेगा। सबसे पहले विटामिन डी की कमी से क्या होगा, हमारी हड्डियों को ये प्रभावित करता है मेनली। ये विटामिन किस लिए है? ये विटामिन है हमारे शरीर के अंतर्गत, इसलिए हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। ठीक है? अब देखो विटामिन डी के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कि यहाँ ये क्या करता है, ये कहाँ पर पाया जाता है। हम इसके ना फंक्शंस की बात करते हैं, इसके कार्य की बात करते हैं कि ये बताओ एक्चुअल में इसका कार्य क्या है। सबसे पहला कार्य, ठीक है, सबसे पहला कार्य, इट इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम inside bones, inside bones in the form of calcium carbonate, ठीक है, in the form of CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम फोस्फेट के फॉर्म में हमारी हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, कैल्शियम फोस्फेट भी होता है। तो विटामिन डी क्या करता है हमारे ब्लड से, देखो विटामिन डी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपको पता है? हमारे ब्लड में क्या है, ये है हमारा ब्लड, ठीक है सरकार? इस ब्लड में आपको क्या दिखेगा? कैल्शियम आयंस। अब ये है हमारी हड्डियां। तो विटामिन डी यहाँ पर एक हार्मोन की तरह रिएक्ट करता है। विटामिन डी क्या कर रहा है यहाँ पर? एक हार्मोन की तरह, एक एंजाइम की तरह कार्य करता है। तो अगर मैं विटामिन डी की बात करूं तो ये सीधा सीधा क्या कर रहा है, तो ये सीधा सीधा यहाँ पर एक हार्मोन की तरह या फिर एक विटामिन की तरह कार्य कर रहा है। ये क्या करेगा, जो विटामिन डी है ये हमारी हड्डियों, हमारे ब्लड से कैल्शियम को लेकर के आएगा। कौन लेकर के आ रहा है? विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या कर रहा है, हमारे ब्लड से कैल्शियम को लेकर के आ रहा है और हमारी हड्डियों में कैल्शियम को डिपॉजिट कर देगा। और हड्डियों में क्या होगा? हड्डियों में होगा कैल्शियम डिपॉजिट, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम डिपॉजिट होगा और तब ये कैल्शियम डिपॉजिट होगा हमारी हड्डियों के अंदर। तो ये किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में हमारी हड्डियों में क्या करेगा? कैल्शियम को भर देगा। कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में कौन करता है? हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया गया जो हार्मोन होता है, या फिर थायराइड जो कैल्सिटोनिन नाम के हार्मोन को सिक्रेट करती है, उसका काम होता है कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हमारी हड्डियों में कैल्शियम को स्टोर करना। बट कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में कौन स्टोर करने में हेल्प करता है? तो यहाँ पर विटामिन डी। अब जो विटामिन डी है ये यहाँ पर किसकी तरह एक्ट कर रहा है? सो बेसिकली एक्ट एज अ हार्मोन। तो ध्यान रखिएगा, इट एक्ट एज अ हार्मोन। ये यहाँ पर एक हार्मोन की तरह कार्य कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है? यह हार्मोन की तरह कार्य कर रहा है, यह हार्मोन की तरह कार्य कर रहा है, की तरह कार्य कर रहा। हार्मोन कह सकते हो या फिर एंजाइम कह सकते हो, एक तरीके से एंजाइम का भी काम यही होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। तो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन की दर को बढ़ाने का काम कर रहा है विटामिन डी, समझे? तो इसीलिए हड्डियां प्रभावित होगी, क्योंकि हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है? फ्लोराइड और कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, जो बोन सेल्स होती है, ओस्टियो सेल्स होती हैं, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो ओस्टियो सेल्स के डेवलपमेंट के लिए देखो हड्डियों के अंदर पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम जानते हैं ओस्टियो सेल्स के नाम से। ओस्टियोसेल्स इनको कहा जाता है ना? ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो का मतलब क्या होता है? हड्डी।
ओस्टियोसेल्स के नाम से हम इनको जानते हैं। तो यदि ये ओस्टियोसेल को डेवलपमेंट करना है, इनको डेवलप होना है, तो इनके डेवलपमेंट के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? कैल्शियम की आवश्यकता है। विटामिन डी की कमी तो कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी तो हड्डियां कमजोर होनी ही होनी है। तय है कि रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया जैसा रोग यहाँ से 101% होना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हार्मोन की तरह तो कार्य कर रहा है ना, यानी कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को विटामिन डी ने बढ़ा दिया है। जो विटामिन डी है, विटामिन डी की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? इसकी फॉर्मेशन, देखो विटामिन डी कभी भी हमें धूप की किरणों से प्राप्त नहीं होता। विटामिन डी का निर्माण कहाँ पर होता है? देखो आपको पता है, तब कभी हमारी हड्डियां टूट जाती है तो डॉक्टर क्या कहता है? कैल्शियम खाने को। क्यों? क्योंकि ओस्टियोसेल का डेवलपमेंट कैल्शियम की वजह से होता है। घाव को जल्दी कौन भरेगा? कैल्शियम भरेगा। इसकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? तो जो विटामिन डी है स्पेशली, इसकी फॉर्मेशन होती है कहाँ से? एनिमल स्किन के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कभी भी धूप की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त नहीं होता है। ये हमारा बचपन से एक छोटा सा भ्रम था। बचपन से कहते हैं ना कि भाई विटामिन डी कहाँ से मिलता है? धूप की किरणों से। धूप की किरणों की उपस्थिति में हमारी स्किन के अंदर विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है। अगर आप धूप में कम जाते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है, बट आपके शरीर में विटामिन डी फिर भी बनेगा, कमी हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो तो विटामिन डी की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? ठीक है, इट इज फॉर्म्ड इट इज फॉर्म्ड इनसाइड एनिमल स्किन्स, एनिमल स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनशाइन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनशाइन। ठीक है, धूप की किरणों की उपस्थिति में, उस बात को समझिएगा। धूप की किरणों की उपस्थिति में, धूप की किरणों की उपस्थिति, धूप की किरणों की उपस्थिति में, धूप की किरणों की उपस्थिति में जंतु की त्वचा के अंतर्गत, जंतु की त्वचा के अंतर्गत। ठीक है, धूप की किरणों की उपस्थिति में जंतुओं की त्वचा के अंतर्गत इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आओ तो स्पेसिफिकली अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, अगर हम मानव की बात करें, तो आपको पता है मानव का जो स्केलेटन है, ह्यूमन का जो स्केलेटन है, ठीक है, अगर हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करें, ठीक है, तो मानव का जो कंकाल तंत्र है, आपको पता है कंकाल तंत्र के ऊपर क्या पाया जाता है? भाई कंकाल तंत्र के ऊपर है हमारे स्किन, कि नहीं? ये है हमारा कंकाल तंत्र। हम्म, कुछ इस तरीके से होता है हमारा कंकाल तंत्र, समथिंग लाइक दिस। क्या? अब ये जो कंकाल है, इसमें कैल्शियम, इसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी स्टोर है। बट मानव शरीर में पाई जाने वाली जो स्किन है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। जो हमारी त्वचा है, इस त्वचा के अंतर्गत, त्वचा को हम किस किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, दिस इज आवर लार्जेस्ट ऑर्गन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा
अंग। ठीक है बेटा, स्किन। ये जो स्किन है, इस स्किन के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, एक वर्णक होता है, और ये वर्णक कौन सा है? दैट इज मिलेनिन, जो हमारे स्किन टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिलेनिन, मिलेनिन। ठीक है, मिलेनिन। इसको हम किस नाम से जानते हैं? मिलेनिन के नाम से जानते हैं। तो जो मिलेनिन होता है, इसका कार्य क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे त्वचा के रंग के लिए। हमारी त्वचा, हमारी आंखों का रंग, आंखों या हमारे बालों का रंग, हमारे बालों का रंग कौन निर्धारित करता है? तो हमारी स्किन टोन, हमारी आंखों का कलर। ना ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैंने, ग्रे आईज, ग्रीन आईज, ब्लू आईज, ब्लैक आईज, ब्राउन आईज। तो ये जो आंखों का कलर होता है, हमारी त्वचा का ब्लैक एंड व्हाइट है ना, काले गोरे का भेद नहीं हर दिल से हमारा नाता है। या फिर हमारे बालों का रंग गोल्डन होगा, ब्लैक होगा, लाइटिश ब्राउन होगा, गोल्डन ब्राउन होगा, कैसा होगा? तो ये सब किसके कंट्रोल में होता है? मिलेनिन के कंट्रोल में होता है। मिलेनिन कंट्रोल करता है। ठीक है, बी मिलेनिन क्या करता है? इस मिलेनिन का काम है धूप से प्राप्त होने वाला। ठीक है, तो सूरज की किरणें दूर कहीं से क्या आ रही हैं? कहीं दूर आसमानों से आ रही हैं सूरज की किरणें। तो कहीं दूर आसमानों से आ रही हैं सूरज की किरणें। तो ये जो सूरज की किरणें हैं, जैसे ही ये सनशाइन को एब्जॉर्ब करता है, मेलानिन क्या करता है? सनशाइन को एब्जॉर्ब करेगा, इसका अवशोषण करेगा, और इसको एब्जॉर्ब करके, यानी कि विद द हेल्प ऑफ यूवी रेस, या फिर अगर हम बात करते हैं सनशाइन, सनशाइन और यूवी रेस को ये एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये एनिमल स्किन के अंदर क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। तो ये हमारी स्किन के अंदर क्या कर देगा? फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, यानी कि सीधा सीधा विटामिन डी का निर्माण कर देगा। ये क्या करेगा? ये हमारे शरीर के अंतर्गत विटामिन डी का निर्माण कर देगा। विटामिन डी का निर्माण, विटामिन डी का निर्माण। और फिर यही विटामिन डी हमारी हड्डियों में, हमारी मसल्स में, हमारे लिवर में जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो स्पेसिफिकली जो विटामिन डी का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? एनिमल स्किन के अंदर होता है, जानवरों की त्वचा के अंदर होता है। उनकी त्वचा के अंदर पाई जाने वाला पिगमेंट, जिसको हम मिलेनिन कहते हैं, इसी मिलेनिन। देखो, वेस्ट इंडीज वाले लोग थोड़े से डार्क होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके शरीर में मिलेनिन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा है। तो जो लोग गोरे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाओ तो उनके शरीर में मिलेनिन का प्रोडक्शन कम है। तो मिलेनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारी त्वचा को रंग देता है, हमारे बालों को रंग देता है, हमारी आंखों को भी रंग देने का काम इसी का होता है। इसी के साथ ये एक ऐसा पिगमेंट होता है जो सनशाइन को एब्जॉर्ब करता है, धूप की किरणों का अवशोषण करेगा, और हमारी स्किन के अंदर, हमारी त्वचा के अंदर विटामिन डी का निर्माण कर देगा। ये सिंपली क्या करेगा? हमारे स्किन के अंदर, हमारी त्वचा के अंदर विटामिन डी का निर्माण कर देगा। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ मेलानिन। ठीक है, जूही कुमारी नहीं समझे? अब तो समझ गए होंगे जूही, अब तो क्लियर हुआ होगा। बताओ, कितने लोगों को क्लियर हुआ, कितने लोगों को नहीं हुआ क्लियर अभी? आई होप अभी तो सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर राइट नाउ? यस और नो? चलिए बताइएगा। अभी क्लियर है कि नहीं? कितने लोगों को क्लियर हुआ और कितने लोगों को अभी क्लियर नहीं हुआ? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, आई एम वेटिंग। चलिए, क्लियर है, ऑल क्लियर, वेरी नाइस, बहुत सही। जूही, आपको समझ आया कि नहीं? अभी क्लियर हुआ या नहीं? चलिए,
डन। चलिए। ओके। डन। बढ़े आगे। चलिए। वेल, पिगमेंट कहते हैं वर्णक को। पिगमेंट होते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंस जैसे क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, ये सब पिगमेंट है, ये सब वर्णक है। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन ये पिगमेंट्स होते हैं, वर्णक होते हैं। चलिए। डन। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। जाओ। अच्छा, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, चलो छोड़ो। विटामिन डी कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जानवरों की जानवरों के खून से हड्डियों में जानवरों के खून से जानवरों की हड्डियों में कैल्शियम का संग्रह करता है। कैल्शियम का संग्रह करता है। ठीक है भाई। कैल्शियम कैल्शियम का संग्रह करता है। ठीक है। चल। हाँ। डन। बढ़े आगे। अब देखो, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से। इट इज ओनली सिंथेसाइज्ड इट इज ओनली synthesized inside animals. It is not present inside the plants. It is only synthesized inside animals. It means क्या है? It is not synthesized inside plants. देखो, दोनों विटामिन में एक पॉइंट आपको लिखाया है। विटामिन सी में क्या बताया था? वो केवल पादपों के अंदर बनता है, जंतुओं के अंदर नहीं बनता। विटामिन डी केवल जंतुओं के अंदर बनता है, पादपों के अंदर नहीं बनता। ठीक है। चलो, तो यह ध्यान रखिएगा, यह केवल जंतुओं के अंतर्गत जंतुओं की त्वचा में बनता है। यह ऐसे लिखो, यह केवल जंतुओं के अंतर्गत बनता है। जंतुओं के अंतर्गत बनता है। ठीक है। पादपों में नहीं बनेगा। ठीक है। इसका निर्माण पादपों में नहीं होता। पादपों में नहीं होता है। तो भाई, इसका निर्माण कभी भी प्लांट्स के अंदर नहीं होगा। इसका निर्माण कभी भी पादपों के अंदर नहीं होता है। इसका निर्माण केवल कहाँ पर होता है? इसका निर्माण केवल जंतुओं के अंदर होता है। इट इज ओनली एंड ओनली सिंथेसाइज्ड इनसाइड द एनिमल्स। समझे? तो अब देखो, आपसे एक क्वेश्चन पूछ ली। क्वेश्चन क्या पूछ ली? विच विटामिन इज नॉट इज नॉट फाउंड इन प्लांट फूड?
एंड प्लांट फूड। यानी पादपों से प्राप्त होने वाला भोजन। कहने का मतलब क्या है? पादपों से प्राप्त होने वाला भोजन। पादपों से प्राप्त होने वाले भोजन के अंतर्गत कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है? यहाँ पर कौन सा विटामिन है जो कि अनुपस्थित होगा? नॉट फाउंड इन प्लांट फूड। बताओ तो आंसर क्या होगा? यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं, आप प्लांट से, जैसे आप फ्रूट्स खा रहे हैं, आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, आप फ्रूट्स खा रहे हैं, आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ना आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। विटामिन डी, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन डी एब्सेंट होगा। तो विटामिन डी की पूर्ति के लिए आपने देखा होगा डॉक्टर क्या कहता है, एग खाओ। हड्डी टूट जाए तो डॉक्टर टैबलेट्स देता है, वो ये नहीं कहता हरी सब्जियां खाओ। ठीक है, वो ये नहीं कहता कभी भी। वो क्या कहता है, अगर आप मीट खाते हो तो मीट खाओ, आप फिश लिवर ऑयल लीजिए, आपको फिश लिवर ऑयल के कैप्सूल दे देगा, कोड लिवर ऑयल के कैप्सूल दे देगा, आपको ओमेगा 3 के कैप्सूल दे देगा। स्पेसिफिकली वो आपको कहेगा कि आप दूध पियो, दही खाओ, दूध से बना हुआ है, फिर एग खाओ, आप मीट खाओ। इस तरीके की चीजें डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है दवाइयों के साथ साथ। वो कभी नहीं कहता हरी सब्जियां खाओ, कभी नहीं कहता नींबू खाओ, भरपूर मात्रा में नींबू खाओ, हड्डी टूटी है, क्योंकि प्लांट्स में बनता ही नहीं है। ठीक है, समझे इस बात को? तो ये थी कहानी विटामिन डी की। गॉट इट सर का? चलिए, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी का निर्माण कहाँ पर होता है? कहाँ पर पाया जाता है? आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में हार्मोन की तरह कार्य करता है, तो कौन कौन सा विटामिन है? विटामिन डी और बी नाइन। डी और बी नाइन दोनों ऐसे हैं जो कि हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए। अजय कह रहे वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके। वॉइस का भी इलाज करते हैं अगर वॉइस ब्रेक हो रही है तो। करते हैं वॉइस का भी इलाज। इलाज इलाज इलाज। अभी आ रही है या नहीं, बस इतना बता दो, अभी तो आ रही है ना? पुष्पा कह रहे हैं घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेटा घटना चक्र का जमाना गया, तुम अभी तक घटना घटना चक्र पे ही पढ़े हो। अच्छा चलो, आपने घटना चक्र चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं या नहीं हुए ये बताओ। पुष्पा पहले ये बताइए। हाँ जी पुष्पा, पहले ये बताओ, आपने घटना चक्र के क्वेश्चंस अगर लगाए हैं, तो घटना चक्र के क्वेश्चंस लगाने के बाद आप क्वेश्चंस लगा पा रहे हो बायोलॉजी में या नहीं लगा पा रहे हो, ये बताओ पहले तो मुझे। चलो पुष्पा, अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ, उसके बाद फिर मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगी, फिर मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूंगी। ठीक है? हम्म, शिप्रांत कुमार, आप कभी मेरा मैसेज नहीं पढ़ते। पता है मैं तब पढ़ती हूँ, मैं आप अगर मैं पढ़ा रही हूँ उस टाइम आप कमेंट करोगे तो मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगी। ठीक है, चलिए। हाँ जी, विटामिन डी से रिकेट्स होता है। पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं। ठीक है। गौरव ठाकुर कह रहे कब तक खत्म होगा? गौरव गौरव बताओ, खत्म करना है? कोर्स खत्म करने पे ध्यान देते हो, पढ़ने पे देखो। पिनाकल के क्वेश्चन सोल्व करें। हाँ जी, पिनाकल कर लीजिए। ठीक है, पिनाकल कर लीजिए। आज के समय पर पिनाकल में लेटेस्ट और अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। घटना चक्र का जमाना गया, घटना चक्र बहुत समय पहले हुआ करती थी। घटना चक्र और लूसेंट को कबाड़ी में दे दो।
बढ़िया सर्दी का मौसम आ रहा है, हाथ सेकने के काम आएंगी, मतलब घटना चक्र और लूसेंट को पढ़ना छोड़ दो। वो जमाना गया। हो रही है सॉल्व क्वेश्चन। वेरी नाइस। वेल डन। चलिए। ठीक है। नेक्स्ट। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे विटामिन ई को। ठीक है। चलिए, सो लेट्स गो टुवर्ड्स द विटामिन ई। आनंद, आज रात में अपलोड करवा देंगे, आज रात में अपलोड करवा देंगे। ठीक है। मैम, आपने जो क्वेश्चंस करवाई हैं सेम क्वेश्चंस हैं उसमें। मैम, शॉर्ट्स आरजे विक्रमजीत में आपको देखा। शॉर्ट्स आरजे विक्रमजीत में मतलब। नमन कह रहे हैं कि कबाड़ी वाला 20 रुपए देगा, खरीदी थी 500 रुपए की, तो 500 रुपए की गलत खरीदी है नमन। भले ही 500 की खरीद ली हो। आज देखो, 500 में से अगर वो 20 रुपए दे, ठीक है, 500 में से अगर आज आपको वो 20 रुपए देता है, तो ये 480 आपके बहुत काम आ जाएंगे। 480 रुपए भले ही आप इन्वेस्ट कर दो। ये 480 आपने अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर दी, ये मान लो। घटना चक्र पढ़ के आज के टाइम का कंपटीशन थोड़ा सा निकालना टफ है। निकाल लोगे, 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे, 5 वर्षीय योजना बन जाएगी, निकल जाएगा पेपर। कंपटीशन फास्ट है, कंपटीशन के स्पीड के साथ चलो। ठीक है बेटा। घटना चक्र लिखने वाले बूढ़े हो चुके। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। चलो। जिसने अपने आप को कभी भी अपडेट नहीं किया वो आउट ऑफ डेट हो जाते हैं हमेशा, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको पता है, हम कभी भी आपको पढ़ाने आते हैं, मतलब मैं जहां खड़ी हूँ ना, मैं कैमरा घुमा नहीं सकती। हालांकि कैमरा घूम जाता है बट फिर भी आपको नहीं दिखेगी। मेरे स्टूडियो में ना किताबें ऐसे फैली होती है। मतलब मैंने किस जमाने में एमएससी की थी। हालांकि ज्यादा पुराना जमाना नहीं है, 2-4 साल पुरानी ही बातें हैं। ना 4-5 साल पुरानी ही बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2-4 साल। ठीक है। बीएससी एमएससी, उसके बाद इवन अभी पीएचडी मेरी चल रही है, तो पीएचडी रनिंग है। पीएचडी में भी हमारी जो बुक्स होती हैं छोटी छोटी, या फिर रिसर्चेस वगैरह हम लोग करते रहते हैं छोटी छोटी चीजों पे। तो वो सारा का सारा ना भंडार मैं हमेशा कभी भी पढ़ाती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ नया। जैसे मुझे कोई पॉइंट नया मिला कि हाँ, ये एग्जाम रिलेटेड है, ये बताना चाहिए, मैं हर एक क्लास में चीजों को अपडेट करते हुए चलती हूँ। कोई भी 2 क्लास आपको मेरी सेम नहीं दिखेगी, कभी नहीं। एक तो कभी ऐसा नहीं होता कि क्लास से पहले बैठ के प्रिपेयर कर रहे हो। सारी चीज यहाँ इतनी स्टोर हो चुकी है कि अब तो रैंडमली क्लास में जाओ और सब कुछ ऐसे निकल के आ जाता है क्रीम की तरह। कहीं पर कोई फैक्ट पड़ा, वो तुरंत ऐड हो जाएगा। ये कहीं पर चीजें अपडेट हुई, तो हर चीज हमेशा आपको अपडेट मिलती है। तो अगर आप अपडेट नहीं करोगे, तो वही चीज है, जिन किताबों ने खुद को अपडेट नहीं किया है, वो अब कंपटीशन के लायक नहीं रही है। लुसेंट ने पहले, आपको पता है लुसेंट की मेरे पास किताब भी पड़ी होगी। पहले ऐसी पतली सी और मोटी सी किताब आती थी, मतलब मेरी, अगर मैं अपनी वार्डरोब खोलूं तो मेरी बुक में मिल भी सकती है लुसेंट की वो किताब। देखो मैं बताती हूँ लुसेंट ने सिर्फ कितना अपडेट किया है। लुसेंट या कहाँ पर है, मतलब मैं आपको, चलो फिर कभी दिखा देंगे, अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। पता नहीं रखी होगी कहीं पर। लुसेंट ने अपने आप को सिर्फ इतना अपडेट किया है कि पहले एक छोटी सी मोटी सी किताब आती थी, और अब वो बड़ी सी आने लगी है, थोड़ी हो गई है बस। बाकी कंटेंट में कोई अपडेट नहीं है। सेम चीज घटना चक्र के साथ है। तो बेटर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने तो पिनाकल ले लो। ठीक है। अदरवाइज आपके पास सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आप इनसे करो। ठीक है सरकार, चलो आ जाओ। क्लियर हुआ इतना? अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट। विटामिन डी खत्म होता है, अब आ जाओ विटामिन ई पर। विटामिन ई, आपको पता है सबसे पहले हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है विटामिन ई। कहाँ मिलता है ये विटामिन ई? विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है? इसको हम किस नाम से जानते हैं?
अल्फा टोकोफेरॉल, इसको हम जानते हैं टोकोफेरॉल। या तो ये आपको टोकोफेरॉल के नाम से मिलेगा, या फिर ये आपको किस नाम से लिखा हुआ मिलेगा, अल्फा टोकोफेरॉल। अल्फा टोकोफेरॉल। जो अल्फा टोकोफेरॉल है, ये विटामिन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, कैसा होता है नेचर में? इट इज एंटीऑक्सीडेंट इन नेचर। इट इज एंटीऑक्सीडेंट इन नेचर। और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? ये प्रवृत्ति में एंटीऑक्सीडेंट होता है। और एंटीऑक्सीडेंट हम ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जितना भी कैटाबॉलिक वेस्ट होता है, हमारे शरीर के अंदर बनने वाला जो कैटाबॉलिक वेस्ट है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमारे शरीर के अंदर बनने वाला कैटाबॉलिक वेस्ट। और कैटाबॉलिक वेस्ट का मतलब है कि उपचय, उपचय, अपशिष्ट, उपचय अपशिष्ट को हमारे शरीर से बाहर निकाल दे। यानी कि एक ऐसा विटामिन जो हमारी स्किन के अंदर जितना भी वेस्ट होता है, सारा का सारा कैटाबॉलिक वेस्ट होता है, त्वचा के अंतर्गत पाए जाने वाला अपशिष्ट, उसे बाहर निकालने का काम करता है, जिससे हमारी त्वचा हमेशा फ्रेश, गोरी चिट्टी, हमेशा आपको खिलती हुई नजर से आएगी। एक फ्रेशनेस हमारी स्किन में दिखाई देती है। तो सबसे पहला पॉइंट, विटामिन ई को हम, ये तो टोकोफेरॉल तो इसका साइंटिफिक नेम हो गया। अब इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। अब आपको मैंने ये कहा था एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, तो आपको ऑप्शन में क्या देगा? विटामिन ई। हो सकता है आपको विटामिन सी भी दे रखा हो। अगर किसी एक को मार्क करना है तो ऐसे कंडीशन में विटामिन ई को मार्क करोगे। अगर ए और बी करके ऑप्शन है तो दोनों सही है। अगर ई ना दे रखा हो ऐसी कंडीशन में आप विटामिन सी को मार्क करोगे। समझे, दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, बट सी से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट का काम कौन कर रहा है? विटामिन ई। तो हमारी त्वचा को गोरा और चमकदार बनाता है, इसीलिए इसको हम एक और नाम से जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉन एज द ब्यूटी वाइटामिन। इसी को हम ब्यूटी वाइटामिन के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं सौंदर्य का विटामिन। सौंदर्य का विटामिन हम इसको कहते हैं, या फिर सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। सौंदर्य साबुन निरमा, है ना, दूध सी सवेदी निरमा से आए। तो ब्यूटी विटामिन सौंदर्य का विटामिन इसे माना जाता है। ये हमारी सुंदरता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको सुंदर बनाए रखेगा, आपको जवां बनाए रखेगा, आपकी त्वचा जवां हसीन खिलखिली रखती है विटामिन ई के कारण। ठीक है भाई, सबसे पहला। तो अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन ई की कमी होती है, ठीक है, अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन ई की कमी होती है, तो इसकी कमी से सबसे पहले ये हमारी त्वचा को प्रभावित करता है। त्वचा संबंधी रोग, यानी कि स्किन काली पड़नी शुरू हो जाएगी, स्किन में ड्राइनेस होना शुरू हो जाएगा, ड्राई स्किन। ठीक है, ब्लैकनेस इन द स्किन। ठीक है, ब्लैकनेस इन द स्किन, ड्राइनेस इन द स्किन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारी जो त्वचा है, हमारी त्वचा के ऊपर झुर्रियां, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन हमारी स्किन की हो जाती है। दूसरा, सेकेंड पॉइंट, अब ये एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारे शरीर में, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर अवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इट इज रिक्वायर्ड फॉर अवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इट इज रिक्वायर्ड फॉर अवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मतलब है, अगर हम मेल और फीमेल की बात करते हैं, यानी कि ये हमारे जनन स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, यह है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के लिए
एक आवश्यक विटामिन है, एक आवश्यक विटामिन है। ठीक है सरकार, जनन स्वास्थ्य के लिए ये आवश्यक विटामिन है। अगर ये जनन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है तो सरकार हम बात करेंगे मेल और फीमेल की। हम बात किसकी करेंगे बेटा जी? हम बात करेंगे यहाँ से मेल और फीमेल की। तो आपको पता है, अगर हम मेल की बात करें, अगर हम पुरुष की बात करें, तो पुरुषों के अंतर्गत इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मेल्स के अंदर ये किसमें? शुक्राणु के निर्माण में मदद करता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये क्या करता है? ये कुल मिलकर के शुक्राणु का निर्माण। तो शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है, शुक्राणु के निर्माण में सहायक, शुक्राणु के निर्माण में सहायक। ठीक है। वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स के अंदर ओवा की फॉर्मेशन में, महिलाओं के अंतर्गत, महिलाओं के अंतर्गत ये किसके निर्माण में? तो महिलाओं के अंतर्गत ये फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा का निर्माण। फॉर्मेशन नहीं होती, मैच्योराइजेशन, मैच्योराइजेशन ऑफ ओवा। ये महिलाओं के अंदर डिंब को परिपक्व करने में मदद करता है। डिंब को परिपक्व, देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस। पुरुषों के अंतर्गत स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, पुरुषों के अंतर्गत स्पर्म का निर्माण होता है, मेल्स के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। महिलाओं के अंतर्गत कभी भी ओवा की फॉर्मेशन नहीं होती है, ओवा होती है, ओवा का मैच्योराइजेशन होता है। ठीक है, चलिए डन। तो हमारे शरीर के अंतर्गत क्या होता है? हमारे शरीर के अंतर्गत ओवा का निर्माण होता है। हाँ जी, बिल्कुल नमन। ये मेकअप किट में सबसे ऊपर होता है। आप तो फेशियल कराने जाते हो, ठीक है? भी ऐसा ही राजे सौंदर्य से पूर्ण नीतू मैम, अरे वाह क्या बात कर रहे हो। चलो देखो, जब आप मेकअप करवाने जाते हो ना, तो दुल्हन के चेहरे पर चमक जो होती है वो विटामिन ई की होती है। फेशियल में विटामिन ई के कैप्सूल डाले जाते हैं, ठीक है? तब आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, तब आप सैलून में जाते हैं, तो सैलून में जब आपका फेशियल किया जाता है तो फेशियल में विटामिन ई होता है। ठीक है, उस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है सरकार। अच्छा, इसके सोच में मेकअप किट नहीं लिखा। ये बस आपकी गर्लफ्रेंड के काम आएगी। अपनी गर्लफ्रेंड को याद रखना कि तुम्हारे मेकअप सोर्स में विटामिन ई चाहिए। कहना कि भाई मुझे विटामिन ई की कमी है, और विटामिन ई कहाँ मिलेगा? तुम्हारे मेकअप किट में मिलेगा। तो फेशियल करते हैं ना, तो कुछ दिन दुल्हन का चेहरा बड़ा चमकदार होता है, 3-4 दिन। जैसे जैसे उसका फेशियल का और विटामिन सी का, विटामिन ई का इफेक्ट खत्म होता है, वैसे वैसे त्वचा फिर से अंदर से वही काली काली निकल आती है। तो जो रेडीमेड निखार होता है ना, वो ई का होता है। ठीक है, चलो भाई। तो अब देखो, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, विटामिन ई को। दिस इज ऑल्सो नॉन एज द फर्टिलिटी विटामिन, फर्टिलिटी विटामिन, यानी कि उर्वरक विटामिन इसको कहा जाता है। उर्वरक, उर्वरक विटामिन। ठीक है सरकार। दूसरा, पुरुषों के अंतर्गत ही क्या कर रहा है? स्पर्म की फॉर्मेशन, तो नपुंसकता से बचाएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंटी फर्टिलिटी विटामिन। इसको एंटी फर्टिलिटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम नपुंसकता रोधक विटामिन भी कहते हैं। नपुंसकता रोधक विटामिन, रोधक विटामिन यानी कि पुरुषों को नपुंसक होने से बचाता है। ठीक है, अगर विटामिन ई की कमी, तो स्पर्म की फॉर्मेशन में कम होगी, स्पर्म की एफिशिएंसी घट जाएगी, तो पुरुष जो है नपुंसकता जैसे बीमारी से यहाँ से प्रभावित हो सकते हैं, नपुंसकता नामक रोग से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से?
यहाँ से नपुंसकता जैसे रोग से या फिर नपुंसकता रोधक विटामिन के नाम से हम इसको जानते हैं, जो कि नपुंसकता जैसे रोग से प्रभावित हो सकते हैं, सिंपली अगर हम बात करें। ठीक है सरकार, नेक्स्ट आ जाओ। आफ्टर दिस, तो एक तो त्वचा संबंधी रोग होंगे, ठीक है, इफेक्ट्स ओवर स्किन, तो यहाँ से डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस नामक रोग हो सकता है। ठीक है, दूसरा, सेकंड अगर हम बात करते हैं त्वचा संबंधी रोगों के साथ साथ डर्मेटाइटिस के अलावा, अगर हम बात करें यहाँ से, ये दूसरा, ये मेल्स के अंदर अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो पुरुषों को कैसे प्रभावित करेगा? अगर पुरुषों के अंदर विटामिन ए की कमी है तो स्पर्म के फॉर्मेशन में कमी, स्पर्म की एफिशिएंसी में कमी, तो वो यहाँ से स्टेरिलिटी का शिकार हो सकती है, पुरुष यहाँ से नपुंसकता का शिकार हो सकते हैं। बट ये क्यूरेबल है, विटामिन ई चलाई जाती है, विटामिन ए की टैबलेट चला देंगे, कैप्सूल्स चला देंगे विटामिन ए की, तो पुरुष वापस से स्पर्म की एफिशिएंसी प्रॉपर हो जाएगी। सेम कंडीशन अगर हम फीमेल्स की बात करें, तो फीमेल्स जो है, महिलाओं के अंदर अगर विटामिन ई की कमी होती है, ओवा की एफिशिएंसी कम हो जाती है, ओवा की एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो यहाँ से कंडीशन किसकी होती है? इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी यहाँ पर स्थिति आ जाती है आपके बांझपन की। ये क्यूरेबल है, इट इज क्यूरेबल। देखो जैसे B9 में कई बार ऐसा भी होता है, इनक्योर हो जाता है। B9 में अगर फोलिक एसिड की कमी होती है, कई बार ऐसा होता है फॉलिकल सेल्स ही नहीं बन पाए, भाई वो कंप्लीटली इनफर्टाइल हो जाएंगी, ऐसी महिलाएं बच्चों को जन्म ही नहीं दे सकती। विटामिन ई में क्या होता है? लेस स्टेरिलिटी, लेस इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी है बट कम है, टैबलेट चलाएंगे, क्यूरेबल है, दवाई चलेगी, ठीक हो जाएगी, क्यूरेबल है, दवाई चलेगी, पुरुष जो है बिल्कुल फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी कहानी विटामिन ई की, तो बहुत आवश्यक है। ठीक है, आपकी त्वचा से लेकर के आपके बच्चों तक हमेशा आपका साथ देगा, है ना? तो भाई विटामिन ई बहुत जरूरी है, विटामिन ई भरपूर मात्रा में खाया करो। अब मैम विटामिन ई को बढ़ाए कैसे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आ गया भैया, बाल बच्चे करने में हम आगे, बहुत जरूरी है विटामिन ई। तो अब विटामिन ई के सोर्सेस क्या है, कहाँ से आपको मिलेगा? भाई एक तो लड़कियों के मेकअप किट में मिलेगा आपको, है कि नहीं? तो अगर हम इसके सोर्सेस की बात करें, अगर हम इसके स्रोत की बात करें, तो ये कहाँ से आपको मिलता है विटामिन ई? ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, या फिर सनफ्लावर सीड्स कह सकते हो, सीड से ही तो ऑयल बनता है। ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, सनफ्लावर सीड्स, ये आपको किसमें मिलता है? सैफरोन, सैफरोन केसर, इसीलिए केसर हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें ड्राई फ्रूट्स, और सबसे ज्यादा होता है ये अंजीर के अंदर। अंजीर देखिए वो गोल गोल होते हैं, ऐसे गोल 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 गोल, अंजीर सबसे ज्यादा होता है ये अंजीर के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मूंगफली में होता है ग्राउंड नट्स, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, मूंगफली। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये आपको दालों के अंदर भरपूर मात्रा में मिलता है, अंकुरित चना, अंकुरित अनाज, अंकुरित चना, अंकुरित अनाज में आपको बहुत ज्यादा मिलता है विटामिन ई। तो सुबह सुबह अंकुरित चना या फिर अंकुरित अनाज खाया करो, ठीक है, इसमें आपको मिलेगा भरपूर मात्रा में विटामिन ए। दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन। इसके अलावा कीड़ा, KEDA, तो इसके अलावा आपको एग में तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, एग के अलावा आपको मीट में मिलेगा, आपको सी फूड में मिलेगा, सी फूड के अलावा आपको कहाँ पर मिलेगा? आपको मिलेगा सरकारी फिश लिवर ऑयल के अंदर, ठीक है, आपको किस में मिलेगा? फिश लिवर ऑयल के अंदर।
इन सब में these all these are the sources of vitamin E। ये सभी के सभी मैं पानी में जाती हूँ। ये सभी के सभी आपके भरपूर मात्रा में पाए जाने वाले विटामिन ए के सोर्सेस हैं। गॉट इट? चलिए। चलिए, तो ये होती है कहानी विटामिन ए की खत्म। लास्ट विटामिन इज देयर। अगली 5 से 10 मिनट में चैप्टर खत्म। चैप्टर का दी एंड कर देंगे। चलिए, डन। मैम अभी न्यू ज्वाइन किया है, विटामिन चैप्टर कर रही थी पर वो कंप्लीट नहीं है। बेटा विटामिन चैप्टर ही चल रहा है। ठीक है? भाई ये कौन है? थैंक यू मैम। जय हिंद, जय भारत। अयान मैं जा कहाँ रही हूँ अभी? अभी तो मैं जा ही नहीं रही हूँ। मैम आप वेजिटेरियन हो? मेरे मामा भी ढाका हैं। अरे वाह! नमन पवार कहाँ से हैं आप? नमन पवार, पवार तो आई थिंक पवार जाट होते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, वो इनके कैप्सूल लेकर बहुत सही। एग मैं नहीं खाता हूँ, वेजिटेरियन हूँ। शाबाश बेटा। ठीक है। खुशबू अभी बेटा विटामिन चैप्टर ही चल रहा है। देन अभी एक और बच्चे का आया है कि मैम मनीष कह रहे हैं कि मैं एग नहीं खाता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। बेटा दुनिया का सबसे बड़ा असत्य, एग इज नॉट अ नॉन वेजिटेरियन फूड। एग इज वेजिटेरियन फूड। मिल्क इज नॉन वेजिटेरियन फूड। तो इस असत्य को, ठीक है, बदल लो। इस असत्य को पूर्ण रूप से बदल लो। आपको पता है तब मेंस के अंदर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल चलती है। ठीक है? जैसे ह्यूमंस में फीमेल्स फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होती है, मासिक धर्म चक्र होता है, बिल्कुल उसी तरीके से मुर्गियों के अंदर, हेन्स के अंदर भी क्या होता है? हेन के अंदर भी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होती है। हेन के अंदर, नॉट हेन्स। ठीक है? हेन के अंदर तब मेंस्ट्रुएशनल साइकिल चलती है। तो आपने एग में ना 2 चीज़ देखी है। एक होता है एग व्हाइट, एक तो होता है एग व्हाइट। ठीक है? आपको पता है जो एग व्हाइट होता है, ठीक है? आपने सरकार एग व्हाइट देखा होगा, एग, ये एग है।
इस एग में जो व्हाइट पार्ट होता है, एग के अंदर लिक्विड होता है, एग व्हाइट पार्ट। तो बेटा जो एग व्हाइट होता है, एग व्हाइट, एग व्हाइट इज completely made up of protein. Egg white is completely and completely made up of the protein. सरकार, ये पूर्ण रूप से प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। सबसे पहला पॉइंट। अब इसी एग के अंदर आपको येलो पार्ट मिलता है। इसी एग के अंदर क्या होता है, इसी एग के अंदर आपको येलो यॉक मिलता है। आपको पता है तो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल शुरू होती है, ओव्यूलेशन होता है फीमेल्स के अंदर, मुर्गियों के अंदर, मुर्गियों की ओवरी से तब अंडा रिलीज होता है, अंडा बाहर निकलता है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, येलो यॉक होता है, ठीक है। इसके चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग हो जाती है। ये जो व्हाइट पार्ट है ये कंप्लीटली प्रोटीन का बना होता है। जो येलो पार्ट है, इट इज द स्टोरेज ऑफ फैट प्लस प्रोटीन, ठीक है। अगर ये मेंस्ट्रुएशनल वेस्ट, ये मुर्गियों का मेंस्ट्रुएशनल वेस्ट होता है, ठीक है। इस प्रोटीन में कभी एनिमल सेल नहीं होती है। कुछ मुर्गियों के जो येलो पार्ट होता है इसमें एनिमल सेल्स हो सकती हैं, जो कि जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, एनिमल सेल्स हो सकती हैं। बट ये एनिमल सेल्स कब होती हैं, ये एनिमल सेल्स तब डेवलप होती है तब मुर्गी अंडे को सेती है। अंडा दे दिया, ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन के बाद जाइगोट कब बनता है, देखो फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुएशनल वेस्ट बाहर निकलता है वो बॉडी का वेस्ट है। एग ओवरी से निकला, ओवरी से एग आया फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो बॉडी का वेस्ट होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो हर महीने फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में पीरियड्स होते हैं, जिसमें बॉडी का जितना वेस्ट होता है वो सारा बाहर निकलता है। बच्चा नहीं मारते हम उस टाइम पे, उस टाइम हम ये नहीं कहते कि भैया आ, मतलब मेंस्ट्रुएशनल वेस्ट में जो हमारे पीरियड्स में ब्लीडिंग हो रही है, मतलब जो पूरी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल चल रही है उसमें जो 5 से 6 दिन का वेस्ट बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है, जिसमें ब्लीडिंग होती है, एग फीमेल की बॉडी से बाहर आ रहा होता है, उसे हम ये नहीं कहेंगे कि एनिमल सेल बाहर निकल गई है। एक जानवर, मतलब एक मनुष्य की जान आपने ले ली है। तो आप सेम चीज वही कह रहे हो। एग सिर्फ इतना ही है जो फीमेल की बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन होता है, वही सेम हेन के अंदर ओव्यूलेशन होता है। ये सिर्फ फैट और प्रोटीन का है, इसके अंदर जर्म सेल्स हैं, इसके अंदर जर्म सेल्स हैं। जैसे फ्यूजन होता है फीमेल्स के अंदर स्पर्म के आने के बाद, स्पर्म पहुंचा, ओवा के साथ फ्यूज किया तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से बच्चा बनेगा, ठीक है। जाइगोट को भी, अगर जाइगोट भी बॉडी से फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है तो भी आप ये जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से ह्यूमन, तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। अब जाकर के आप कहोगे कि हाँ भाई एक बच्चे का, मतलब एबॉर्शन में तब हम कहते हैं कि फीमेल फेटिसाइड्स, या फिर अगर हम मेल फेटिसाइड्स की बात करते हैं मतलब होता है तो फिर एम्ब्रियो बनने तो दो। जाइगोटिक स्टेज पे भी फेटिसाइड्स में काउंट नहीं करते, एम्ब्रियो बनने के बाद फेटिसाइड्स में हम उसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को। तो सेम कंडीशन है, तब मुर्गी इस अंडे को सेती है, सेने के बाद इसमें जो जर्म सेल्स होती है धीरे धीरे एनिमल सेल्स इसके अंदर डेवलप होते हैं। उससे पहले जो एग होता है, दिस इज ओनली द menstruational वेस्ट ऑफ द hen। hen के बॉडी में एग बने, और एग ओवेरी में बनने के बाद, मतलब मेच्योर हुआ, होते तो है, मेच्योर हुआ और वो उसकी फेलोपियन ट्यूब के होते हुए बॉडी से बाहर आ गया, बस इतना सा काम है एग का। तो एग कभी भी नॉनवेज फूड में नहीं आता। नॉनवेज फूड हम किसे कहते हैं, एक ऐसा फूड, तो ऐसी गलतफहमी में आप मत रहिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई शरीर में कमजोरी है, वीकनेस है, स्ट्रेचर पे पड़े हुए हैं, आईसीयू में पड़े हुए हैं, डॉक्टर कह रहा है अंडे खा लो, डॉक्टर पागल नहीं है, आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है, और आप कहते हो हम तो भैया नॉन वेजिटेरियन है, हम अंडा नहीं खाएंगे, हम तो वेजिटेरियन है, हम अंडा नहीं खाएंगे। अंडा वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में है ही नहीं। एग इज ओनली अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, और इसके अंदर जो येलो पार्ट होता है ये इट इज अ सोर्स ऑफ फैट प्लस प्रोटीन। उसके अंदर ज्यादा फैट होता है, प्रोटीन होता है, और पूरे एग व्हाइट
जो है कंप्लीटली प्रोटीन का बना होता है। तो इट इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं। इसी एग के अंदर भरपूर मात्रा में आपको विटामिन मिलते हैं। सारे के सारे विटामिन तो मौजूद है, सिर्फ सी को छोड़ करके। ए बी सी डी ई के सारे हैं, सिर्फ किसको, सी को छोड़ दो तो सारे विटामिन इसके अंदर हैं। तो भाई विटामिन सोर्स है, ये प्रोटीन सोर्स है, तो इसको खाओ, इसको मत छोड़ो। ठीक है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं, आप ऐसा कर सकते हो कि इसके फैट पार्ट को छोड़ दो, बट बाकी पार्ट को आप खाओ। ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपकी हेल्दी को, आपको अगर अपने ब्रेन का सर्कुलेशन बढ़ाना है ना, तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठो, 1 या 2 अंडा खाओ। 2 अंडे उबालो, येलो पार्ट को, जो मेल्स हैं वो येलो पार्ट भी खा सकते हैं। फीमेल्स स्पेशली येलो पार्ट को निकाल देना, व्हाइट पार्ट खा सकते हो। 4 अंडे खा रहे हो तो 4 अंडे में से 1 का येलो पार्ट ले लो, 3 का येलो पार्ट निकाल दो, और मेल्स येलो पार्ट के साथ एग को खा सकते हैं। ठीक है, तो तब आप सुबह उठते हो, अपने अपने ब्रेन के सर्कुलेशन, अपने ब्रेन के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए प्रोटीन दो अपने शरीर को, न्यूट्रिशन दो। ये प्रोटीन और न्यूट्रिशन का सबसे बढ़िया सोर्स है। तो दिस इज नॉट द नॉन वेजिटेरियन फूड, इट्स अ वेजिटेरियन। और हाँ, दूध के अंदर एनिमल सेल्स होती है, दूध के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं यार। दही नॉन वेजिटेरियन में आती है। आपने कभी दही देखी है? अगर दही को माइक्रोस्कोप के नीचे देख लो ना, खाना भूल जाओगे। दूध में एनिमल सेल होती है, नॉन वेजिटेरियन फूड हम उसे कहते हैं, जिसमें आप एनिमल सेल का सेवन कर रहे हो, हाँ, का सेवन कर रहे हो। तो दूध में एनिमल सेल होती है, कर्ड में एनिमल सेल होती है। तो दूध और दही आपका नॉन वेजिटेरियन फूड है, और एग आपका वेजिटेरियन फूड है। ठीक है, चलो, हम थे कहाँ पर? विटामिन के, फटाफट से खत्म कर देते हैं विटामिन के को। चलिए, तो टॉफी के फी से फाइलोक्विनोन। ठीक है, इसको कॉमन नेम, मतलब इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एंटी हेमोरेज विटामिन। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंटी हेमोरेज विटामिन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज नोन एज एंटी हेमोरेज विटामिन। क्या हुआ भाई, नेट गया क्या? हाँ, जो मिल्क पीता है अब नहीं कहेगा। हाँ जी, सामने क्लास हो गया नामी का। हाँ जी, नमन पवार मैम डिकोली यूपी की है मैम, तो हाँ जी नमन, हम डिकोली यूपी से हैं। बिल्कुल। अरे वाह नमन, आप कहाँ से हैं? अच्छा, मामा आपके डिकोली यूपी के हैं। बेटा मैं डिकोली से ही हूँ, मैं डिकोली यूपी बागपत से ही हूँ, डिकोली ही हमारा गांव है। मामा आपके डिकोली से हैं, ठीक है। अच्छा, आप शामली से हो, क्या? अरे वाह, बस तो आप तो हमारे इधर से ही हैं। रिया कह रही है, मैम प्लीज कम बैक टू द टॉपिक। रिया, वो भी टॉपिक ही है बेटा। क्लास में अगर एक्स्ट्रा चीज बताई जाती है, टॉपिक से हट के कोई चीज बताई जाती है, तो जरूरी नहीं है वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आपको पता होना चाहिए, जितना आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा आपको जरूरत है जनरल वे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। ये तो विटामिन के को हम किस नाम से जानते हैं? विटामिन के इस का साइंटिफिक नेम फाइलोक्विनोन, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? दिस इज नोन एज एंटी हेमोरेज विटामिन। ठीक है, अब देखो विटामिन के सबसे पहले सोर्सेस की बात करेंगे। सबसे पहले इसके स्रोत की बात करेंगे। विटामिन के हमें कहाँ से प्राप्त होता है?
ईडा, KEDA, फैट सोल्यूबल विटामिन है। कैसा विटामिन है? फैट सोल्यूबल है, तो किस में मिलेगा? फैट में मिलेगा, यानी कि मीट में मिलेगा। ठीक है, मिल्क में मिलेगा, एग में मिलेगा, सी फूड में मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ पर मिलेगा? पल्सेस में भी होता है, ठीक है। स्पेशली एनिमल फूड्स में ज्यादा मिलता है, पल्सेस वगैरह में मिल जाता है, ड्राई फ्रूट्स में भी होता है। स्पेशली आपको कहाँ पर मिलेगा? मीट, मिल्क, एग, सी फूड में ज्यादा मिलेगा। ये इसके सोर्सेस हैं। फिश लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल या फिर कोड लिवर ऑयल। विटामिन के क्या है? आपको पता है, इट इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। मानव शरीर में इसका निर्माण कहाँ पर होता है? मानव शरीर में इसका निर्माण होता है लिवर के अंदर। ठीक है, पता है आपको, तो आप हड्डियां खाते हो, हड्डियों में भी आपको ये सारे विटामिन मिलते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं और हड्डियों को चूसते हैं ना, हड्डियों में सारे विटामिन होते हैं। हड्डियों को पीस के दवाइयां बनाई जाती हैं। जितनी दवाइयां हैं, जानवरों की हड्डियों को पीस के कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट, अब आओ, देखो बेटा, विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जिसकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें, अगर हम इसके निर्माण की बात करें, तो उसका निर्माण कहाँ पर होता है? लिवर के अंदर। इट इज फॉर्म या फिर इट इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड अवर लिवर। इसका निर्माण होता है हमारे यकृत के अंदर, विटामिन। बट अब इसका कार्य क्या है? फंक्शन क्या है विटामिन के का? फंक्शन, कार्य, इसका फंक्शन देखो, कार्य। इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लोटिंग, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। किसमें हेल्प करता है? रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनाने में मदद। ठीक है सरकार, ये क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, हेल्प्स इन द ब्लड क्लोटिंग। फिर ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब देखो, इसके साथ साथ ये हमें हेमोरेज से बचाता है, रक्त को गाढ़ा होने से बचाता है। रक्त के शरीर में ये किससे? हेमोरेज से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ब्लड हेमोरेज, फ्रॉम ब्लड हेमोरेज। देखो, ब्लड हेमोरेज का मतलब क्या है? स्किन में खून का जम जाना, हमारी त्वचा के, हमारे मतलब शरीर में खून का जम जाना। स्पेशली हमारे ब्रेन में अगर खून जम जाता है तो हेमोरेज हो जाता है। ब्लड अगर क्लोट करना शुरू कर दे हमारे शरीर के अंदर, तो हेमोरेज से ये हमें बचाता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, हेमोरेज से ये हमें बचाती है। ठीक है, आपको पता है, आपने ना ब्लड क्लोटिंग फैक्टर पढ़े होंगे। ब्लड चैप्टर तब हम पढ़ते हैं, उसमें रक्त का थक्का बनाने के लिए हमारे शरीर में 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। देयर आर 30 क्लोटिंग फैक्टर, और उन्हीं 13 क्लोटिंग फैक्टर में से विटामिन के जो है, इट इज वन ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर। ये एक क्लोटिंग फैक्टर है। सरकार, ये कौन सा क्लोटिंग फैक्टर है? जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, एक बार आप उस पे देखो। तब हम ब्लड के क्लोटिंग फैक्टर्स की बात करते हैं, सो हाउ मेनी क्लोटिंग फैक्टर्स आर देयर? तो भाई, हमारे शरीर के अंतर्गत आपको पता है 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जिनमें से
अगर आप यहाँ पर देखोगे, इन 13 क्लोटिंग फैक्टर में से आप आ जाओ विटामिन के पर, ठीक है? विटामिन के या फिर जिसको हम क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो जो 9th क्लोटिंग फैक्टर होता है, कौन सा? 9th क्लोटिंग फैक्टर, ये ध्यान रखिएगा। क्रिसमस फैक्टर या फिर विटामिन के, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। इसको हम क्रिसमस फैक्टर या फिर किस नाम से, क्लोटिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन के इज द 9th क्लोटिंग फैक्टर, 9th क्लोटिंग फैक्टर। तो ये क्लोटिंग फैक्टर का 9th मतलब 9th फैक्टर है, 9th क्लोटिंग फैक्टर जिसको हम क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्रिसमस फैक्टर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सेम होगा। रक्त का थक्का बनाने के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें से नोवा ये रक्त का थक्का बनाने वाला तत्व है, ठीक है? रक्त का थक्का जमाने वाला नोवा तत्व, ठीक है? जिसको क्रिसमस तत्व भी हम कहते हैं, फिर क्रिसमस फैक्टर के नाम से हम इसको जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर हम इसको कहते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? अब अगर विटामिन के की कमी होती है, अगर हमारे शरीर से विटामिन के की कमी होती है, विटामिन के की कमी, इसकी कमी से सबसे पहला रोग, देयर विल बी नो ब्लड क्लोटिंग। हमारे शरीर के अंतर्गत रक्त का थक्का नहीं बनता, नो ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रक्त का थक्का ना बनना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? दूसरा, अगर रक्त का थक्का नहीं बनता है, यहाँ से एक डिजीज आती है जिसको हम जानते हैं हीमोफीलिया के नाम से, दैट इज नॉन एज द हीमोफीलिया। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं सरकार हीमोफीलिया के नाम से। अब ये जो हीमोफीलिया नामक रोग है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉन एज द रॉयल डिजीज। इसी को हम रॉयल डिजीज का नाम भी देते हैं। रॉयल डिजीज का मतलब क्या है? शाही रोग। रॉयल डिजीज का मतलब है शाही रोग, इसको हम जानते हैं शाही रोग के नाम से, दिस इज नॉन एज द रॉयल डिजीज, ठीक है? इसको हम रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं शाही रोग के नाम से। यानी कि ये क्या करता है? हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है कि नहीं? ऐसा ही होगा। अब देखो शाही रोग का मतलब क्या है? ये एक ऐसा रोग है, एक ऐसा डिसीज जो हम जैसे गरीबों को बिल्कुल नहीं होता। हम जैसे गरीबों को तो ये दूर दूर तक भी नहीं दिखेगा। देखो, इसको ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इट इज अ जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज से मतलब क्या है बेटा जी? ये एक आनुवांशिक रोग है। ये कैसा रोग है? तो ये एक आपका आनुवांशिक रोग है। अब अगर इस आनुवांशिक रोग की मैं बात करूं ना, अगर मैं हीमोफीलिया की बात करूं, तो सबसे पहले ये जो डिजीज है, ये किसको देखी गई थी? तो ये सबसे पहले ये डिजीज देखी गई थी क्वीन विक्टोरिया। तो सबसे पहले ये जो डिजीज है, ये किसको हुई थी? तो सबसे पहले ये डिजीज देखी गई थी क्वीन विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ वाली ब्रिटिश खानदान की जो रॉयल फैमिली है, क्वीन विक्टोरिया जी की सबसे पहले इस बीमारी के कारण डेथ हुई थी। इन्हीं के फैमिली में, यानी कि इन्हीं के इनहेरिटेंस में, जहां कहीं पर भी इनका जीन जाएगा, वहां वहां ये रोग फैल सकता है। जहां पर इनका जीन है, यानी कि इनके ब्लड में ये खून, इनके ब्लड में ये बीमारी है, इन्हीं के ब्लड के थ्रू ये आगे बढ़ती रहेगी। अब इसमें होता क्या है? सो बेसिकली इस डिजीज के अंदर देयर विल बी नो ब्लड क्लोटिंग, देयर विल बी नो ब्लड क्लोटिंग, नो ब्लड, there will be no blood clotting till 48 hours। मतलब चोट लगने के 48 घंटे बाद तक रक्त का पता नहीं चलता है।
बच्चे को ध्यान में रखिएगा। 48 आवर्स तक रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का नहीं बनता। चोट आज लगी और कोई मेजर इंजरी हो जाए, ठीक है, और ऐसी स्थिति में 48 घंटे तक रक्त का थक्का ना बने, तो भैया इंसान की कहानी खत्म हो जानी है। रेस्ट इन पीस, है ना, लेट एक्स वाई जेड, कहानी खत्म हो जाएगी। राम नाम सत्य है। 48 घंटे का वेट करते रह जाएंगे। तो सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया जी की जो डेथ हुई थी, वो इसी हीमोफीलिया के कारण हुई थी। ठीक है। अब अगर विटामिन ए की कमी है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड की ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, रक्त जमना शुरू हो जाता है। तो इसकी कमी से हेमोरेज भी हो सकता है, ब्रेन हेमोरेज स्पेशली, या फिर हमारे शरीर के किसी भी अंग में हेमोरेज हो सकता है। हेमोरेज, हेमोरेज, हेमोरेज यानी ब्लड का जमना, रक्त का जमना, जमना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना। मतलब हेमोरेज में क्या होता है, रक्त इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, आरबीसी डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है। चलिए ध्यान रखिएगा। अगर विटामिन के की कमी नहीं, विटामिन के की मात्रा अत्यधिक हो जाए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये दोनों डिजीज होती हैं किसके कारण? विटामिन के की कमी से, और हेमोरेज होता है विटामिन के की मात्रा ज्यादा होने के कारण। ठीक है, तो डिजीज में ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों कमी से होगी, और ये होगी अत्यधिक मात्रा। ये कब होती है? विटामिन के की अत्यधिक मात्रा के कारण। विटामिन के की अत्यधिक मात्रा, अत्यधिक मात्रा के कारण रक्त जो है जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसमें रक्त जम जाएगा, हेमोरेज होना शुरू हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए हमने विटामिन के को एंटी हेमोरेज भी कहा है, जो रक्त को जमने नहीं देता है, मतलब इकट्ठा नहीं होने देगा हमारे शरीर में, ब्लड क्लोट करने में हेल्प करता है। अगर कमी होगी तो ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी, हीमोफीलिया। ये 3 डिजीज आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द विटामिन। न्यूट्रिशन चैप्टर होता है आपका खत्म। अब इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। कहानी हो जाती है इस चैप्टर की खत्म। हाँ जी, प्लेटलेट्स भी करता है। हाँ जी, अनामिका आज क्लास जो कि शाम में भी होगी। इवनिंग में भी क्लास होगी आज। इवनिंग में हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ जी, क्वीन विक्टोरिया को हुई थी। हाँ जी, किसी भी एग्जाम, आप एक A to Z कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ दो। सिर्फ रेलवे के लिए पूछा मत करो, फाउंडेशन का मतलब है सब कुछ कवर होगा। ऐसे कूल रखा करो मैम। PSI राजेश क्या कह रहे हो? ऐसे कूल रहा करो। अच्छा, नहीं, मैं हमेशा कूल ही रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ज्यादा इरिटेट कर देते, कभी कभी होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा कूल ही रहती हूँ, चलिए ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर हंची। और पिता पाल जी बताइएगा, मैम फीमेल एग का येलो पार्ट क्यों नहीं, क्यों खा नहीं सकते? अर्पिता खा सकते हो, फैट ज्यादा होता है। फीमेल की बॉडी के अंदर फैट जल्दी स्टोर होता है, मेल्स के अंदर फैट इतनी जल्दी स्टोर नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल्स एग को खा सकती है कि येलो पार्ट को खा सकती है। मैंने कहा है कि 4 एग में से एक को खा लो, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर फैट जल्दी स्टोर होता है। फीमेल की जो थाइज होती है, फीमेल का जो लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट होता है, वो ऐसा पार्ट होता है जो बहुत जल्दी फैट को स्टोर कर लेता है अपने अंदर। मेल्स के अंदर फैट इतने जल्दी स्टोर नहीं होता। फीमेल्स की बॉडी जो है फैट को बहुत जल्दी स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, इसलिए फैट से वो फैट को अवॉइड करो, फैट मत खाइए। ठीक है, ये बेटा नवंबर तक खत्म करा देंगे। थैंक यू सो मच रिया। हाँ जी, एंड हो गया क्लास।
अच्छा, शाम को इवेंट नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इवेंट मैं अभी लगवा दूँगी। अगर नहीं दिख रहा है तो अभी लगवा दूँगी। डन? अभी लगवा दूँगी। दिख जाएगा इवेंट। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, नमन।